हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल पढ़ा रहेगा, महाड़ में जो बिल्डिंग कोलैप्स हुई उसका रीज़न क्या था, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जब भी इस तरह का एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं रिलेटेड टू बिल्डिंग, जब बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है तब मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि उसमें इतने सारे लोग रहते हैं एट ए टाइम। अगर मैं एक G+22 की बिल्डिंग की बात करूँ, वहाँ पर एट ए टाइम मतलब मिनिमम 100 से 200 लोग रहते हैं। और इस इस सिचुएशन में अगर बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है तो इतने सारे लोगों की जान खतरे में हो जाती है। तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि मतलब एक अगर पायलट है, अगर वो एयरक्राफ्ट चला रहा है तो उसके अंदर जितने पैसेंजर्स बैठे होते हैं उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी उस पायलट के ऊपर होती है। तो ये मेन स्ट्रीम वर्ल्ड में अगर देखा जाए ना, तो जनरली जिम्मेदारी सिविल इंजीनियर और डिज़ाइनर या फिर आर्किटेक्ट के ऊपर होती है, वो भी बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि जब वो बिल्डिंग को डिज़ाइन करते हैं तो उसकी सर्विस देना, जो भी उसका डिज़ाइन पीरियड है, वो जिम्मेदारी होती है उस इंजीनियर के ऊपर या फिर उस डिज़ाइनर के ऊपर। क्योंकि इतने सारे लोग वहाँ पे रहने वाले हैं और उनकी सेफ्टी का जो भी और उनकी जो सेफ्टी की जिम्मेदारी इन लोग पर ही आती है। तो मैं इस वीडियो में किसी को ब्लेम नहीं करूँगा कि मतलब ये गलती इंजीनियर की थी या डिज़ाइनर की थी या किसी की थी। मैं सिर्फ आपको रीज़न बताऊँगा फेलियर का, किस वजह से ये फेलियर हुआ और कहाँ से हुआ, जिससे कि आपको पूरा अंदाज़ा लग जाएगा कि यहाँ पे गलती किसकी हो सकती थी। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने हैं जब आप एग्जीक्यूट करोगे काम को, ताकि इस तरह की मिस्टेक जो है वापस से रिपीट ना हो। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, सीधा बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोग्रेसिव कोलैप्स के बारे में। तो प्रोग्रेसिव कोलैप्स एक कॉन्सेप्ट आया था जब न्यूयॉर्क में ट्विन टावर्स जब कोलैप्स हो गए थे। उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन हुआ, रिसर्च हुआ, तब उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि जब किसी बिल्डिंग का एक कोई भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट जब फेल होने लगता है या फिर उसके ऊपर इतनी ज़्यादा स्ट्रेस आ जाती है कि वो उतना विथस्टैंड नहीं कर पाता है, तो क्या करता है वो अपनी सारी स्ट्रेसेस ट्रांसफर कर देता है एडजॉइनिंग मेंबर जो बीम वगैरह होगी उनके अंदर। तब वो उनके ऊपर एक्सेसिव स्ट्रेस आ जाता है, तो क्या हो जाता है वो भी फेल होने लगते हैं। इन टर्न क्या हो जाता है कि पूरा जो मेंबर पूरा मतलब जो फ्रेम होता है बिल्डिंग का वो पूरा अनस्टेबल हो जाता है। और इसकी वजह से क्या हो जाता है कि ऊपर के जो फ्लोर्स है वो भी फेल होने लगते हैं एक साथ। तो महाड़ बिल्डिंग में जब कोलैप्स हुई थी उसके दूसरे दिन मेरे व्हाट्सएप पे एक फोटो आया था, जिसमें मैंने देखा कि कॉलम था, कॉलम पूरी तरह से सेंट्रल पोर्शन से पूरा फेल हो चुका है। उसकी फोटो मैं यहाँ पे लगा दूंगा। इसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि जो सेंट्रल पोर्शन है कॉन्क्रीट का पूरी तरह से फेल हो चुका है और स्टील भी जो है बेंड होने लग रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि उसके ऊपर लोड बहुत ही ज्यादा आ रहा है। तो इसके बहुत सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से जो प्रोग्रेसिव कोलैप्स पहली बात तो इनिशिएट होता है। सबसे पहला होगा ओवरलोडिंग। ऐसा हो सकता है कि स्लैब के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोड आया रहेगा जो ये कॉलम ले नहीं पाया रहेगा, जिसकी वजह से वो फेल हो गया। दूसरा हो सकता है मटेरियल का फेलियर। कंक्रीट की उतनी स्ट्रेंथ अचीव ही नहीं हुई होगी जिससे कि मतलब वो उतना लोड विस्टैंड कर पाए। फिर उसके बाद में आता है डिज़ाइन फेलियर। डिज़ाइन फेलियर मतलब एक सर्टन लोड के लिए हम कॉलम को डिज़ाइन करते हैं, उससे ज़्यादा अगर लोड आ रहा है स्ट्रक्चर के अंदर और वो हमने कंसिडर अगर नहीं किया रहेगा डिज़ाइन के टाइम पे, तो वो उसकी वजह से भी फेल हो गया रहेगा। और लास्ट चौथा है कंस्ट्रक्शन के टाइम पे अगर सुपरविजन प्रॉपरली नहीं हुआ रहेगा, मतलब जो मटेरियल जिस तरह से प्रोपोर्शन में यूज़ करना चाहिए था उस तरह से नहीं हुआ रहेगा, या फिर हमने क्यूरिंग के टाइम पे ध्यान नहीं दिया रहेगा। इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ें सुपरविजन के टाइम पे हम अगर मिस कर दिए रहेंगे तो उससे क्या होता है कि जो मैंने पहले बताया मटेरियल फेलियर वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जनरली क्या होता है, हमें आजकल जो भी डिज़ाइन करते हैं वो करते हैं लिमिट स्टेट मेथड में। लिमिट स्टेट मेथड में क्या होता है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स होता है, दूसरा होता है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। तो सर्विसिबिलिटी में ये क्राइटेरिया आ जाता है कि बिल्डिंग के अंदर डिफ्लेक्शन कम से कम हो, मतलब कभी भी बिल्डिंग फेल हो तो उसके पहले हमें डिफ्लेक्शन दिख जाना चाहिए कि अभी ये मेंबर जो है फेल होने वाला है। तो जनरली हम LSM में क्या करते हैं, स्टील को पहले फेल होने देते हैं कंक्रीट से पहले। इसमें क्या होता था, स्टील जब फेल होने लगता है तो कंक्रीट को क्रैक करता है। तो ये सेम सिचुएशन यहाँ पर देखने के लिए मिली है दोस्तों। इसमें क्या हो गया था, जब कॉलम के ऊपर शायद लोड ज़्यादा आ गया था, इसकी वजह से क्या हो गया, जो कॉलम है फेल होने लग गया, क्रैक होने लग गया। तो आप स्टील को भी देख सकते हैं पूरी तरह से बेंड हो चुका है। तो जब ये कॉलम फेल हुआ तो इसने अपने सारे स्ट्रेसेस जो है एडजॉइनिंग बीम्स के ऊपर ट्रांसफर कर दिए, जिसकी वजह से क्या हो गया, एक वहाँ पे वो कॉलम वहाँ पे इमेजिन करोगे कॉलम है नहीं, जैसे कि यहाँ पे मैंने फ्रेम बना के दिखाया, यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा जो एडिशनल स्ट्रेसेस थी उस कॉलम में जो थी वो पूरी ऊपर फ्रेम में चली गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, ऊपर के जो कॉलम है वो भी लोड नहीं ले पा रहे थे। तो जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो ये सारा का सारा जो कॉलम है एक के ऊपर एक फेल हो चुका है और स्लैब एक के ऊपर एक आगे सेटल हो गया है। इसको बोलते हैं पैनकेक थियरी। सेम जो बहुत सारी हाई राइजेस जो कोलैप्स हो चुकी है हिस्टोरिकली आप देख सकते हो। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बात भी मैं कर लूँ तो सेम सिचुएशन हुआ था। यहाँ पे प्रोग्रेसिव कोलैप्स था, कॉलम फेल हुआ था
एक कॉलम जब फेल हुआ तो ऊपर के जो फ्लोर का लोड था वो नहीं ले पा रहा था नीचे के कॉलम, तो क्या हुआ, एक के बाद एक ऊपर फ्लोर सेटल होते गए और पूरी बिल्डिंग नीचे आ गई। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर भी हुआ है। अभी इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि प्रॉब्लम कहाँ हुई होगी, या तो डिज़ाइन में हुई रहेगी, या तो फिर एग्जीक्यूशन के टाइम पे हुई रहेगी, या तो ऊपर किसी भी तरह की ओवरलोडिंग हो सकती है। अभी आपको यहाँ पर क्या केयर लेना है, देखो जब भी आप एग्जीक्यूट कर रहे हो आरसीसी वर्क, आपको हमेशा ख्याल रखना है कि जो भी ड्राइंग दी गई है उसके हिसाब से ही काम होना चाहिए। जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि ड्राइंग के हिसाब से काम नहीं हो रहा है, आपको नोटिफाई करना चाहिए जो भी आपका सीनियर होगा या फिर जो डिज़ाइनर होगा या फिर कंसल्टेंट होगा उसको। ये सेम सिचुएशन मेरे साथ में हुआ था। हम सेकेंड फ्लोर का स्लैब कास्ट कर रहे थे, तो हमने जब न्यू ड्राइंग खोली सेकेंड फ्लोर की, तभी हमने देखा कि जो फर्स्ट फ्लोर का कॉलम था उसके हिसाब से सेकेंड फ्लोर पे कॉलम में 100 mm का रिडक्शन किया गया है। जब भी कॉलम की साइज रिड्यूस होती है तो लोड कैरिंग कैपेसिटी उसकी रिड्यूस होती है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये ऊपर वाला कॉलम गलती से इन लोगों ने छोटा कर दिया, अगर मैं यहाँ पर इस तरह से कास्ट कर दूंगा तो शायद लोड कैरिंग कैपेसिटी इसकी कम हो जाएगी। तो इमीडिएटली मैंने दोनों को कॉन्फ्रेंस पे लिया, डिज़ाइनर को और आर्किटेक्ट को, और उनके सामने मैंने कंफर्म किया कि क्या ये रिड्यूस करना है या नहीं करना है। तो उन्होंने उस चीज़ को कंफर्म किया कि डिज़ाइन के हिसाब से इस तरह से दिया है। तो आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, हमेशा ड्राइंग के हिसाब से कंफर्म करना चाहिए कि सीधे बराबर है या नहीं है। कास्टिंग के टाइम पे आपको ध्यान देना चाहिए कि जो रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन में मिक्स डिज़ाइन करना है कंक्रीट का उसी तरह से हो, स्टील को प्रॉपरली कवर मिले, क्योंकि इससे ड्यूरेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। कंक्रीट की कवर प्रॉपर नहीं रहेगा तो। उसके अलावा वाटर प्रूफिंग भी एक ऐसी एक्टिविटी जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि वाटर लीकेज अगर स्ट्रक्चर के अंदर हो जाता है तो इसकी वजह से भी क्या होता है कि रिइंफोर्समेंट करोड़ होता है। रिइंफोर्समेंट अगर करोड़ होगा तो क्या होता है, मैंने आपको बताया एलएसएम में सबसे पहले स्टील यील्ड होता है। अगर स्टील आपका करोड़ होते गया तो उसकी स्ट्रेंथ भी कम होगी और स्टील जल्दी से जल्दी यील्ड होगा, और आप फिर आगे की स्टोरी जानते हो, पूरी बिल्डिंग उसमें भी कोलैप्स हो सकती है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो भी स्ट्रक्चरल मेथोडोलॉजी आप उसको फॉलो करो। देखो फिनिशिंग का जो काम होता है वहाँ पर क्या होता है, अगर गलती हो जाती है तो आप उसको निकाल के वापस से रिपेयर कर सकते हो। स्ट्रक्चर ऐसा होता है, अगर आप एक 60 फ्लोर्स की बिल्डिंग बांध रहे हो, आपको कहाँ से आइडेंटिफाई कर पाओगे आपकी प्रॉब्लम कहाँ है, आप कौन से फ्लैट में जाओगे, आप कहाँ से आइडेंटिफाई करोगे। तो ऐसे टाइप के एक्सीडेंट्स को हमें एक पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि इसकी गलती है या उसकी गलती है, हमें एज अ लेसन इसको लेना चाहिए ताकि इस तरह की मिस्टेक्स फ्यूचर में रिपीट ना हो और दूसरे की जान को खतरा ना हो। और दोस्तों लास्ट में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा यहाँ पर, जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि मिस्टेक हो रही है यहाँ पर या फिर मिस्टेक होने वाली है, तो आपको दिल में ऐसा सोचना चाहिए कि ये घर अगर मेरा होता या फिर मुझे इस घर में रहना होता तो क्या मैं ये मिस्टेक करता या मिस्टेक होने देता। तो आई होप भी आपको समझ में आ गया रहेगा कि कैसे बिल्डिंग एक कोलैप्स होती है, एंड महाड में जो बिल्डिंग कोलैप्स हुई उसके पीछे क्या रीज़न था। एंड अगर आप वीडियो के एंड तक अब तक देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। फिलहाल इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो में।